प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत ही बेसब्री से इस क्लास का इंतजार आप लोगों को था, क्योंकि आप लोगों का इतनी अधिक संख्या में वेटिंग करना ये बताता है कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं और बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए हमने सोचा है कि आज आपके इंतजार को अब खत्म करते हैं और व्याकरण का जो पहला सीढ़ी है उस पे आप लोगों को चढ़ने के लिए सिखाते हैं, क्योंकि सबसे पहले पहला सीढ़ी, और पहला सीढ़ी जब चढ़ना सीख जाइएगा तो फिर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते ही जाइएगा और फिर सबसे ऊपर तक पहुंच जाइएगा। प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे, और अगर तू एक सच्चा विद्यार्थी है तो ये सभी टॉपिक, ये सभी व्याकरण हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, परीक्षा हो, सबके नाक में दम करके छोड़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज की इस शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस क्लास का, तो फिर हम लोगों को जल्दी से शुरू करना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से आप लोगों के पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे आपके कोई दोस्त हो, सब लोगों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए। सब लोगों के पास क्लास को शेयर करिए, ताकि आज की संख्या कल से भी अधिक होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि कल जब हम पहला क्लास लिए थे, जिसमें हम आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाए थे और ये बताए थे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और आप लोगों को हम वहां पे जब बता रहे थे तो लगभग 5000 बच्चे जुड़े हुए थे, और 5000 बच्चों का ये काफिला देख करके लग रहा था कि बच्चे सचमुच में व्याकरण पढ़ने के लिए आए हैं। और आज तो ये काफिला उससे भी बड़ा होना चाहिए प्यारे बच्चों। इसलिए आज आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और व्याकरण का जो सबसे पहला सीढ़ी है वो है भाषा और लिपि। देखिए, यहां से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि यहां पे 70-80 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई 5 पूछेगा, नहीं। इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन ही रहते हैं मैक्सिमम, और उसी 5-6 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इस तरीके से करके आपको दे दिया जाएगा परीक्षा में, और उस चीज को आपको बनाना होगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, भाषा और लिपि को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने क्लास के अनुसार अपने अपने पेड बैचेज में जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोगों को समय पर नोट्स, समय पर टेस्ट, समय पर हर एक मटेरियल, पैनल, पीडीएफ उपलब्ध हो सके। चलिए अब सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक पे आकर के आप लोगों को हम सीधे समझाना शुरू करते हैं कि भाषा क्या है, लिपि क्या है। लेकिन भाषा और लिपि से पहले प्यारे बच्चे, हम लोगों को व्याकरण के बारे में जानना चाहिए। व्याकरण, व्याकरण अगर नहीं होता तो शायद हम लोग शुद्ध बोलते भी नहीं। व्याकरण अगर नहीं होता तो हम लोग शुद्ध बोलते भी नहीं, ना कुछ शुद्ध बोलते, ना कुछ शुद्ध सुनते, कुछ भी शुद्ध नहीं होता। आज जो हम लोग हिंदी में इतना ध्यान देते हैं, हर्षुकार, दीर्घुकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, आप लोग कहते हैं ना कि अरे हिंदी के परीक्षा में तो सबसे ज्यादा नंबर कटता है। आप लोग बोलते हैं ना कि हिंदी के परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर कटता है। 100 नंबर का हिंदी आता है, बहुत कम बच्चों को 100 में 100 मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी विषय में कटता है तो वो हिंदी है। और व्याकरण वह चीज है जो आपको नंबर कटने से बचाएगा। ठीक है ना। व्याकरण वह चीज है जो आपको नंबर कटने से बचाएगा, क्योंकि हमें व्याकरण बताता है कि कैसे हमें शुद्ध लिखना है, और अगर आप शुद्ध लिख लिए तो फिर हिंदी में आपका नंबर ही नहीं कटेगा। तो व्याकरण वह चीज है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध ये लिखना सिखाता है, वही व्याकरण है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो खैर, व्याकरण तो एक छोटी सी इकाई है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे ही। असली चीज जो है वो भाषा है। असली चीज जो है वो क्या है? भाषा। हम लोग जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, असली चीज जो है वो है भाषा प्यारे बच्चों। ये भाषा जिसको आप अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में अगर आप इसी को चलेंगे तो बोलते हैं ना लैंग्वेज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। अधिकांश लोग हिंदी जाने चाहे ना जाने, अंग्रेजी जरूर जानते हैं। अपना लैंग्वेज सुधार करके बोलना। कुछ लोग कहते हैं ना जब गुस्से में, अपना लैंग्वेज सुधार करके बोलो। ये कोई बोलता है? अपना भाषा सुधार करके बोलो। हो सकता है कि ये कोई बोल दे कि भाषा सुधार करके बोलो, लेकिन ज्यादातर लोग ये बोलते हैं ना कि अपना लैंग्वेज सुधार करके बोलो। लैंग्वेज। तो प्यारे बच्चों, आज उस लैंग्वेज के बारे में, आज उस भाषा के बारे में हम लोगों को पढ़नी है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी बच्चे ना इसके लिए तैयार हो जाइए।
आप सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो जाइए। हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? सबसे पहला तो सवाल यही आता है, व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है? अच्छा, आप लोगों से हम एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे, आप लोग किस भाषा में बोलते हो? बताओ बाबू। आप लोग कहेंगे कि गुरुजी हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं। आप लोग यही ना कहेंगे कि हम लोग तो हिंदी भाषा में बोलते हैं। अच्छा, भाषा का भी कई एक प्रकार होता है। आप लोग कहेंगे कि गुरुजी हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं। बहुत बढ़िया, हिंदी भाषा में आप लोग बोलते हैं। आप लोगों को अगर कोई बात किसी दूसरे से कहना होता है तो आप लोग हिंदी में बोल लेते हैं। लेकिन आप सोचिए जरा कि जिस व्यक्ति के पास आवाज ही नहीं है, जिस व्यक्ति के पास आवाज ही नहीं है, जिस व्यक्ति के पास आवाज ही नहीं है, वो व्यक्ति कैसे बोलता होगा? बताओ बाबू। जिस व्यक्ति के पास आवाज ही नहीं है, गूंगा आदमी कैसे बोलेगा? लेकिन गूंगा आदमी भी तो अपना काम दुनिया में कर रहा है ना, उसकी बातों को लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बताओ बाबू, बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाषा कुछ वैसा भी है कि एक गूंगा आदमी भी इस्तेमाल कुछ कर सकता है। भाषा वही है, समझिएगा। हम जैसे भी हो अपनी बातों को अगर किसी दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं, वह भाषा है। अगर हम अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने चाहे जैसे प्रकट कर दें, चाहे बोल करके प्रकट कर दें, चाहे लिख करके, कुछ होता है ना बात लिखने में, ये बोलने में बड़ा डर लग रहा है, लिख करके नोटिस भिजवाओ, ठीक है ना? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आमतौर पर फिल्मों में होता है, फिल्मों में आप लोग को दिखाया जाता है, किसी को प्रपोज करना हो तो भाई बोलने का हिम्मत नहीं है, लिख करके पत्र दे दो, लेटर लिख करके पहुंचा दो, संकेत, मतलब वो समझ जाएंगे अगले वाले, ठीक है ना? तो यहां पे अपनी बातों को आप बोल करके भी प्रकट कर सकते हैं, लिख करके भी प्रकट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपनी मन के भावों को कैसे भी आप विचार, मतलब एक दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे एक चीज हम आपको बताते हैं, हम बोल रहे हैं 4, समझिएगा जरा ध्यान से, हम बोल रहे हैं 4, तो 4 हम बोल दिए, 4 हम बोल दिए ना, 4 हम बोल दिए। अब एक चीज हम आपसे बोलेंगे नहीं, फिर भी आप समझ जाइएगा, हम बोलेंगे नहीं फिर भी आप समझ जाइएगा। बताओ ये कितना है? टोटल कितना है? हम आपसे बोलेंगे नहीं लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये 5 है। हम आपसे बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, फिर भी आप समझ गए ना कि ये 5 है। यानी कि हम आपको जो इशारा किए आप समझ गए, हम आपको संकेत किए मात्र आप समझ गए। या फिर हम आपसे बोलेंगे नहीं, हम यहां पर लिख देंगे, हो गया, ठीक है ना? आप समझ जाएंगे कि ये 5 है। अगर हमें किसी को बुलाना है तो कहते हैं कम हेयर, या फिर कहते हैं इधर आओ, कहते हैं ना इधर आओ, तो वो अच्छा हमको बुला रहे हैं, आते हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे उसको इशारा कर देंगे, ऐसे ऐसे इशारा करेंगे, वो समझ जाएगा कि हमारा बुला रहा है। यानी कि आप अपनी बातों को बोल करके भी प्रकट कर सकते हैं, लिख करके भी प्रकट कर सकते हैं, या फिर संकेत करके भी प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा व्यक्त करने का अलग अलग तरीका है। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करते हैं, बस वही भाषा है। भाषा वह साधन है जिससे, भाषा वह साधन है, सुनिएगा जरा ध्यान से, भाषा वह साधन है जिससे या फिर जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के सामने अपनी बातों को बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर या संकेत करके प्रकट करे, उसे ही बस भाषा कहते हैं। समझ में आ गया ना? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर, संकेत करके अपनी बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करे, वो क्या है? भाषा है। समझ में आ गया बाबू? भाषा जो शब्द हुआ, समझिएगा, भाषा तो परिभाषा बता दिए ना, भाषा का परिभाषा बता दिए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, हम लिख ही देते हैं, आप लोग को क्यों भाई झंझट होगा, लिख ही देते हैं, ठीक है ना? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य
अपनी बातों को एक दूसरे के सामने, अपनी बातों को एक दूसरे के सामने, अपनी बातों को एक दूसरे के सामने लिखकर, बोलकर, लिखकर, बोलकर, पढ़कर या संकेत कर, एक दूसरे के सामने लिखकर, बोलकर, पढ़कर या संकेत कर प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। तो उसे भाषा कहते हैं। समझ में आ गया ना? भाषा यानी कि चाहे जैसे भी हो, हम अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। हम अपने मन के भाव को चाहे जैसे प्रकट करते हैं, लिख करके, बोल करके, कह करके, दूसरे को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना? बस वो भाषा है। समझ में आ गया बाबू? यहां तक समझ में आया कि नहीं? आप लोग जल्दी से बताइए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बताइए कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बताइए कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के रूप समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप, भाषा के रूप को हम लोग अब समझेंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं? देखो बाबू, ऐसे तो हम आप लोगों को अभी यहां पे बताए कि भाषा लिख करके भी प्रकट किया जाता है, बोल करके भी प्रकट किया जाता है, या संकेत करके भी प्रकट किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से दो ही तरीका होता है, लिखकर और बोलकर। सांकेतिक भी एक तरीका है, लेकिन इसको हम लोग भाषा के रूप में ऐड नहीं करते हैं। भाषा के रूप में हम दो ही ऐड करते हैं, लिखित और बोलकर, यानी मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित यानी कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा, दो प्रकार के भाषा के रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो हम लिखेंगे यहां पर कि भाषा के दो रूप होते हैं। समझिएगा, लिखेंगे कि भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं, जिसमें पहला है मौखिक भाषा। पहला कौन सा है? मौखिक। पहला है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है लिखित भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। और एक तीसरा भाई भाषा होता है जो कि होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होता है बाबू? सांकेतिक भाषा। तीन प्रकार के भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम अपने विचार को, समझिएगा, हाँ लिखेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे, नहीं नहीं बेटा नहीं, तो जाएंगे, ले जाएंगे, ठीक है ना? समझिएगा बाबू, मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं। समझिएगा, मौखिक मतलब हुआ मुंह से बोल करके, यानी कि मौखिक भाषा में हम अपने मन के विचारों को मुंह से बोल करके प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुन करके समझता है। हम बोलेंगे और दूसरा व्यक्ति उसको सुनेगा, तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। समझिएगा जरा ध्यान से। तो हम लोग लिखेंगे, पहले लिखित भाषा को हम हटा देते हैं, पहले इसी को लिखते हैं मौखिक भाषा। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है। सीधे लिखेंगे भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें, भाषा का वह रूप जिसमें जिसमें पहला व्यक्ति किसी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने, दूसरे
पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को मुंह से बोलकर प्रकट करता हो और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता हो, दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता हो तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? मौखिक भाषा। तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे, मान लिया जाए हम दो दोस्त हैं, आपस में बतिया रहे हैं, तो यहां पे मुंह से बोल रहे हैं, एक सुन रहा है, मौखिक भाषा। हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, बोलते हैं हेलो कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, खाना पीना खाए नहीं हैं, तो ये सब जो चीजें हैं वो हम लोग मुंह से बोलते हैं। आप लोग टीवी देखते हैं, टेलीविजन, उसमें उधर से कोई बोल रहा होता है, हम लोग कानों से सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, ये सब मौखिक भाषा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे मौखिक भाषा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे वार्तालाप, यानी कि बातचीत। वार्तालाप बोले तो बातचीत। लिखेंगे टेलीफोन पर बातचीत। टेलीफोन पर बातचीत। और लिखेंगे रेडियो और लिखेंगे टेलीविजन इत्यादि। ये सब जो है ना, ये सब प्यारे बच्चों क्या है पता है? ये सब जो है वो मौखिक भाषा है, ठीक है ना। समझिएगा, ये सब क्या है? मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा समझ में आ गया। अब दूसरा क्या होता है बाबू? दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है लिखित भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा, समझिएगा, दूसरा होता है लिखित भाषा, ठीक है ना। दूसरा होता है लिखित भाषा। अब ये लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा का परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिख करके प्रकट करता हो, जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिख करके प्रकट करता हो, तो भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। लिखेंगे कि जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को, जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको लग रहा होगा कि अभी एकदम हल्का चीज चल रहा है, एकदम हल्का है, ये सब तो जानबे करते हैं। बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा ये सब तो जानबे करते हैं। आपको बता दें कि ये सब परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपको बस आधार बना रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। परीक्षा में ये थोड़ी पूछा जाएगा। परीक्षा में तो इससे आगे पढ़ाएंगे ना, वो पूछा जाएगा। अभी जस्ट आगे आएंगे, परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है वो आगे आएंगे। तो जिन बच्चों को ये लग रहा है कि ये सब बड़ा आसान चीज है, चलो छोड़ो रे, भागो रे, ये सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सब आता है, तो अगर जो बच्चे अपने आप को पारंगत बूझ रहे हैं, पारंगत समझ रहे हैं, तो थोड़ा ठहरिए, कुछ देर के बाद आपका पूरा पारंगत तरह निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा एडवांस ना बनिए, अभी मेंस में ही रहिए तो ज्यादा बढ़ जाए। बाबू यहाँ पे कह रहा है कि जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिख करके प्रकट करे, मन के विचारों को लिख कर प्रकट करता हो, मन के विचारों को लिख कर प्रकट करता हो तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के उस रूप को लिखित भाषा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं।
भाषा के उस रूप को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि सुबह सुबह बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, अखबार देखते हैं ना, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर है। आज ना टेलीविजन हो गया बाबू। पहले के जमाने में लोग दिन दिन भर बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ठीक है ना। उसी में लिखा रहता था हेडलाइन और उसके नीचे लिखा रहता था, वो सब पढ़ते थे। आज हो गया टेलीफोन, सीधे हेलो करते हैं, सीधे वीडियो कॉल लगाते हैं। लेकिन जब टेलीफोन का जमाना नहीं था तो लोग चिट्ठी लिखते थे, लेटर लिखते थे और चिट्ठी लिख करके अपनी बातों को दूसरे जगह पे पहुंचाते थे। हम लोग जो कहानी पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, जो हम लोग किताब में जो चैप्टर पढ़ते हैं, वो सब क्या है? कहानी, कविता, लेख, ये सब क्या है? लिखित भाषा है। समझ में आ गया ना? तो हम लोग यहाँ पे जो लिख करके बता रहे हैं, ये क्या है? लिखित भाषा है। तो लिखेंगे पत्र लिखना, पत्र लिखना, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे? समाचार पत्र। और क्या हो जाएगा? पत्र लिखना हो गया, समाचार पत्र हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, लेख हो गया, इत्यादि। ये सब जो है बाबू ध्यान रखिएगा, सब लिखित भाषा का ही उदाहरण है, ठीक है ना। ये सब क्या है? लिखित भाषा का ही उदाहरण है। और अब तीसरा और सबसे लास्ट में होता है सांकेतिक भाषा। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा ये सब तो भाषा का बेसिक जानकारी है। जस्ट इसके बाद हम आपको लोगों को वो चीज बताएंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखो बाबू, सांकेतिक भाषा क्या है? आपको एग्जांपल देते हैं। अगर हम अपने मन के विचारों को संकेत करके प्रकट करें या फिर संकेत के माध्यम से हम किसी चीज को समझें, तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है ना। पहले हम आपको परिभाषा लिखा देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। लिखेंगे हम अपने मन के विचारों को लिखेंगे जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को संकेत के माध्यम से संकेतों के माध्यम से जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के सामने प्रकट करे या समझे, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आपको एक चीज बताते हैं कि सांकेतिक भाषा का यूज कहां कहां पर होता है। आप लोग एग्जाम्पल बता सकते हैं सांकेतिक भाषा का यूज कहां कहां पर होता है। चलिए आपको हम एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। आप लोगों को अगर लग रहा है कि हम तो बोलते हैं, हमको सांकेतिक भाषा का जरूरत नहीं है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि हमको सांकेतिक भाषा का जरूरत जीवन में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम तो बोलते हैं, हम तो बोल करके अपनी बात को प्रकट कर देंगे या तो लिख करके अपनी बात को प्रकट कर देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे ना कि हमको सांकेतिक भाषा का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम तो बोल करके या लिख करके बातों को प्रकट कर देंगे। तो आप बिल्कुल गलत हैं। बहुत जगह पर सांकेतिक भाषा ही यूज में लाया जाता है। जैसे सोचिए, आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से, कुछ से जा रहे हैं और लाल बत्ती जल गया, सिग्नल पे रेड लाइट जल गया। क्या वहां पर आपको कोई बोल करके कहने आया कि बेटा तुम रुक जाओ क्योंकि लाल बत्ती जल गया है? जैसे ही लाल बत्ती जल गया तो क्या आपको कोई बोल करके कहने आया? नहीं। क्या आपको कोई लिख करके बताने आया कि लाल बत्ती जल गया है, रुक जाओ? नहीं। आप एक संकेत को देखे और रुक गए। आप बस एक संकेत देखे कि लाल बत्ती जल गया और आप रुक गए। यही है सांकेतिक भाषा। आप
जब बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं, शोरगुल करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ नाक पे ऐसे उंगली लगा देते हैं, तो एकदम चुपचाप का एकदम ऐसे संकेत कर देते हैं। जैसे ही हल्ला हो रहा है तो टीचर एकदम ऐसे नाक पे उंगली लगा दी है, मतलब बंद कर लो भाई, चुपचाप एकदम हो जाओ, ठीक है ना, समझिएगा। हम किसी परिचित को बुलाते हैं, कोई आदमी जा रहा है, उसको इशारा किए, ए इधर आओ, वो ऐसे ऐसे इशारा किया, वो समझ गया। वही अगर ऐसे ऐसे कर दे, समझ जाएगा कि जाने के लिए बोल रहा है। ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा ही तो है ना। ये सब क्या है बाबू? सांकेतिक भाषा ही तो है, बताइए। मोटरसाइकिल से आप कहीं जाते हैं, अगर आप मोटरसाइकिल चलाना जानते हो या गाड़ी चलाना जानते हो तो आपको पता होगा कि आप कहीं मोटरसाइकिल से रात में जा रहे हैं, आपके आगे कोई एक दूसरा गाड़ी वाला जा रहा है, आपको उस गाड़ी वाले से साइड मांगनी है कि भाई हमको साइड दो, हमको आगे निकलना है। आप क्या करते हैं? गाड़ी से उतर के उसको बोलते हैं, ए साइड हटो जी, हमको आगे निकलना है। जितना देर में गाड़ी से उतरिएगा वो भाग जाएगा फुर्र से, ठीक है ना। आप क्या करते हैं? अपने ही गाड़ी से सीधे डी पर मारते हैं, अपने ही गाड़ी से डी पर मारते हैं, लाइट को एकदम डिपिया देते हैं पकड़ के। अगला आदमी समझ जाता है कि इसको जल्दीबाजी है, इसको आगे निकलने देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप इंडिकेटर देते हैं, अगर आपको ये दाहिने तरफ मुड़ना है तो आप राइट इंडिकेटर देते हैं, बाएं तरफ मुड़ना है तो लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं। आप वहां पर किसी को, जो पीछे से गाड़ी आ रहा है, आप उसको बोल करके और लिख करके बता रहे हैं, नहीं ना, आप संकेत कर दिए। जैसे ही राइट इंडिकेटर दिए, पिछला ड्राइवर समझ गया कि इसको ये राइट मुड़ना है। आप लेफ्ट इंडिकेटर दिए, वो समझ गया कि इसको लेफ्ट मोड़ना है। ये होता है सांकेतिक भाषा। तो हमारे जीवन में सांकेतिक भाषा का भी बड़ा महत्व है। समझ में आ गया ना? सांकेतिक भाषा का भी बड़ा महत्व है। समझ में आ गया बाबू? हाँ। तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। देश में मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो दो भाषा सबसे ज्यादा चर्चा में होता है, दो भाषा सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि वो दो भाषा कौन कौन है? दो भाषा को सबसे ज्यादा बोला जाता है पूरे भारत में, या पूरे विश्व में चले जाइए, पूरे दुनिया में चले जाइए, दो भाषा को बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। पहला तो होता है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। कौन है, पता है? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा दो है, हिंदी और इंग्लिश। समझिएगा कौन कौन है बाबू? हिंदी है, और क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। सबसे ज्यादा यही भाषा बोला जाता है। जैसे हमारे भारत में हिंदी बोला जाता है, लेकिन आप चले जाइए अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, ये सब जगह पर हिंदी लोग समझेगा? ये सब जगह पर लोग हिंदी समझेगा? नहीं समझेगा। लेकिन उधर जाकर के आप अंग्रेजी बोलिएगा, लोग समझ जाएगा। अंग्रेजी जो है वो सांसारिक भाषा है, पूरे देश में बोला जाता है, हर एक जगह पे बोला जाता है। तो दो भाषा जो है वो सबसे ज्यादा बोला जाता है। लेकिन अगर आप हमारी संविधान की बात करें, हमारे भारत देश की जो संविधान है उसकी बात करें, तो यहां पे सिर्फ दो भाषा को मान्यता नहीं दिया गया। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में सवाल आएगा कि हमारे संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो लिखिएगा 22। लिखेंगे हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। समझ में आ गया ना? हमारे देश में कुल 22 भाषा को मान्यता दिया गया है।
22 भाषा है। और पता है ये भाषा कौन कौन सा है? बताओ बाबू, ये 22 भाषा कौन कौन सा है पता है? ये 22 भाषा कौन कौन सा है पता है? ये 22 भाषा का तो लिस्ट है हमारे पास, एग्जैक्ट तो पूरा 22 का नाम हमें भी नहीं याद है, लेकिन लिस्ट देख करके मैं आपको बता सकता हूं। ये 22 भाषा जो है वो सबसे पहला तो है संस्कृत, समझिएगा, चूंकि संस्कृत बड़ी पुरानी भाषा है, देव भाषा भी है, तो संस्कृत के बाद दूसरी भाषा जो है वो है हिंदी। आप लोग जरा देखिएगा कि भोजपुरी आता है कि नहीं आता है। आप लोग को लगता होगा कि भोजपुरी का संविधान में मान्यता है कि नहीं है, क्योंकि आप लोग बड़ा भोजपुरी ए भाई, आप लोग बड़ा भोजपुरी करते हैं, तो भोजपुरी का मान्यता है कि नहीं है ये आप लोगों को हम बताएंगे। पहला है संस्कृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है सिंधी, चौथा है तमिलनाडु में बोले जाने वाली भाषा तमिल, पांचवा है तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, फिर है पंजाबी, उसके बाद है कोंकणी कोई भाषा होता होगा, उसको भी मान्यता दिया गया है, कोंकणी भाषा। फिर कश्मीरी भाषा है, फिर उर्दू को मान्यता दिया गया है, उर्दू भाषा भी है। फिर उड़ीसा में बोले जाने वाली भाषा उड़िया है, असम में बोले जाने वाली भाषा असमिया है, कन्नाडा में बोले जाने वाली भाषा कन्नड़ है, बंगाल में बोले जाने वाली भाषा बंगाल को भी मान्यता दिया गया है, समझिएगा। बाकी फिर नेपाली, हालांकि नेपाल एक अलग देश है, लेकिन नेपाली भाषा को मान्यता भारत के भी संविधान में दिया गया है। फिर एक भाषा है बोडो एक भाषा है, ये बोडो है। डोगरी एक भाषा है, डोगरी को भी मान्यता दिया गया है। मैथिली को हमारे संविधान में मान्यता दिया गया है, संथाली को मान्यता दिया गया है, और 22वां भाषा है मणिपुरी। यही 22 भाषा है जिसको कि मान्यता दिया गया है। हमारे भोजपुरी का संविधान में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। हमारे भोजपुरी का संविधान में अस्तित्व नहीं है, यानी कि संविधान जो है वो भोजपुरी भाषा को भाषा मानता ही नहीं है। भले आप बोल लीजिए, वैसे तो बोलने के लिए मगही भाषा भी है, तो ये लोग मगही को देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है ना, समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये हो गया भाषा की बात। अब बात करते हैं हम लोग लिपि का। अब हम लोग बात करते हैं लिपि, किसका बात करते हैं? लिपि का बात करते हैं। अगर प्यारे बच्चों हम लोग लिपि का बात करें, लिपि इस तरीके से लिखाता है, दोनों हर्षिकारी होता है, सॉरी, लिपि, ठीक है ना। अगर हम लोग लिपि का बात करें तो आप कोई भी भाषा बोलते हैं उसमें हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उस चिन्ह को ही लिपि कहा जाता है। उस चिन्ह को क्या कहा जाता है? लिपि। जैसे आप लोग याद रखिएगा, हमारे हिंदी भाषा की लिपि, परीक्षा में पूछा जाएगा हिंदी भाषा की लिपि क्या है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, बताओ बाबू अगर आप लोग को जानकारी है तो। हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की अगर लिपि पूछा जाए तो क्या बताइएगा? देवनागरी। आप लोग 10वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़े थे, नागरी लिपि, याद है ना, नागरी लिपि, ये 10वीं क्लास में पढ़ना है। तो हिंदी भाषा का जो लिपि है ना, यह है नागरी, इसको पूरा नाम कहते हैं देवनागरी लिपि। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ठीक है। अच्छा चलिए आपसे हम एक सवाल और पूछ लेते हैं। बाबू बताओ जरा आप लोग, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत भाषा की लिपि कोई बता सकते हैं? संस्कृत भाषा की लिपि अगर किसी को जानकारी हो तो बता सकते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि, याद रहे संस्कृत भाषा का भी लिपि देवनागरी ही है, ठीक है ना। संस्कृत भाषा का भी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि ही है। संस्कृत भाषा का भी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर आप लोग बताइए, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि बाबू बताओ जल्दी से आप लोग, अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा का लिपि है रोमन। ये सब परीक्षा में पूछा जाएगा, रोमन, समझिएगा, रोमन। जैसे बाबू अगर आप लोग ये गिनती लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं ना, वही आप अगर इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
5 हो गया, इस तरीके से लिखते हैं ना, है 6 लिखना है तो 5 के बाद एक ऐसे देते हैं। इस तरीके से ये अंग्रेजी भाषा की लिपि है जिसको हम लोग रोमन कहते हैं। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा का लिपि क्या है, कोई बच्चे बताइए, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? आप लोग याद रखिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है बाबू, वो वह क्या है पता है? गुरुमुखी, गुरुमुखी, याद रखिएगा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, गुरुमुखी, ठीक है ना। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे लास्ट में कि उर्दू भाषा की लिपि क्या है, उर्दू भाषा की लिपि, उर्दू भाषा की लिपि क्या है बाबू, ये बता दीजिए। कितने बच्चे को पता है उर्दू भाषा की लिपि? बताओ बाबू जल्दी से। फारसी, याद रखिएगा, उर्दू भाषा का जो लिपि है ना वो क्या है? फारसी है। उर्दू भाषा का जो लिपि है वो क्या है? फारसी। तो ये आप लोग सब याद रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा का लिपि देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा का लिपि है रोमन, पंजाबी भाषा गुरुमुखी और उर्दू भाषा का लिपि है फारसी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। अच्छा, हिंदी भाषा का जो लिपि है जो देवनागरी, वो 2 चीजों से मिलकर के बना है। हिंदी भाषा का जो लिपि है देवनागरी, ये 2 चीजों से मिलकर के बनता है मुख्यतः, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर से मिलकर के और व्यंजन से मिलकर के। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में बताइए कि स्वर की संख्या कितनी है और व्यंजन की संख्या कितनी है, बताइए। बताओ बाबू जल्दी से, स्वर की संख्या और व्यंजन की संख्या बताइए। स्वर की संख्या तो पता है 11, और व्यंजन की संख्या? देखो बाबू, एक चीज हम आपको बताते हैं, हालांकि इसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहां पे है? सॉरी, यहां पे मिस्टेक कर दिए ना, 4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे। अरे थोड़ा बहुत मिस्टेक को मैनेज करो भाई। उतना देर से बच्चे कह रहे हैं कि सर 4 का रोमन गलत है, 4 का रोमन गलत है। हम सोचे कहा कह रहे हो जी, हम इधर देख रहे हैं कहाँ रोमन गलत है, ठीक है ना। चलिए आइए, हालांकि स्वर और व्यंजन के बारे में हम आपको वर्ण जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, हालांकि वर्ण तो हम कल ही पढ़ा देंगे। देखो बाबू, देवनागरी लिपि जो है ना, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि जो है ये 2 चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक है ना, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। क्योंकि जितना भी देवनागरी लिपि है उसमें वर्ण है, उसमें क्या है? वर्ण है, समझिएगा, उसमें क्या है बाबू? वर्ण है। और वर्ण जो है वो 2 चीजों से मिलकर के बना है, स्वर और व्यंजन। अगर हम ये स्वर की बात करें तो इसकी संख्या फिक्स है कि स्वर का संख्या 11 होता है। आ ई आप लोग जानते हैं, इसकी संख्या 11 होती है प्यारे बच्चों, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन बात करें अगर व्यंजन का, तो अगर ऐसे सीधा सीधी देखा जाए, सीधा सीधी अगर देखा जाए तो व्यंजन का संख्या 33 होता है। कितना होता है? 33। सामान्य व्यंजन जिसको हम लोग कहते हैं, 33, जिसको हम लोग सामान्य व्यंजन कहते हैं, सामान्य व्यंजन, इसकी संख्या होती है बाबू 33। लेकिन अगर इस सामान्य व्यंजन में हम लोग संयुक्त व्यंजन को भी मिला दें,
संयुक्त व्यंजन को भी मिला दें तो इसकी संख्या हो जाएगी 41। ठीक है ना, 41 हो जाएगी संयुक्त व्यंजन को अगर मिला दें तो। अगर संयुक्त व्यंजन को मिला दें तो व्यंजन की संख्या हो जाएगी 41। और अगर दो अनुस्वार अन्न और अह होता है ना, आ ई में लास्ट में आ जाता है अन्न और अह, तो अगर हम लोग अनुस्वार को मिला दें, नहीं 41 41 41 नहीं 43 होता है, ये 43 होता है बाबू। ठीक है ना, सामान्य व्यंजन जो है और ये संयुक्त व्यंजन जो है, अगर संयुक्त व्यंजन को मिला दिया जाए तो इसकी संख्या क्या हो जाएगा 41। ध्यान रखिएगा 43 नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, 43 41 में शायद 41 ही होता है। ठीक है ना, और अगर इसमें अनुस्वार और विसर्ग को मिला दिया जाए तो 2 और बढ़ जाएगा। 2 अनुस्वार और विसर्ग मिलाएंगे ना, ये अन्न और अह, तो उसका संख्या और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि व्यंजन की संख्या, तो आप लोग बताइएगा 33, क्योंकि सामान्य व्यंजन जो है उसकी संख्या 33 होती है। अगर संयुक्त व्यंजन को मिला दिया जाए तब 41 पर यह आंकड़ा जाता है। तो यही है प्यारे बच्चों पूरा भाषा और पूरा लिपि। ठीक है ना, समझिएगा, यही है भाषा और लिपि। ठीक है ना, तो भाषा और लिपि के बारे में मुख्यतः जो जरूरी चीजें थी बता दी है। जैसे ये सब आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, हल्का चीज है। सबसे ज्यादा बोले जाने भाषा हिंदी अंग्रेजी, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। ये सब परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। भाषा कितने प्रकार के होते हैं तो बताइएगा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को याद रखनी है। और भाषा और लिपि बस यही है। ठीक है ना, भाषा और लिपि में हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। और भाषा और लिपि आपका प्यारे बच्चों यहां पे समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, भाषा और लिपि यहां समाप्त हो जाता है, पहला चैप्टर खत्म। अब कल हम आप लोगों को एक नया चैप्टर शुरू कराएंगे और वो है प्यारे बच्चों वर्ण। वो क्या है, नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर है वर्ण। क्या है, वर्ण। तो कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वर्ण। ठीक है ना, तो कल आप लोगों को वर्ण पढ़ना है और वर्ण के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से आप लोग कि कैसा लगा आप लोगों को भाषा और लिपि पढ़ के। हमारा ये पहला क्लास हिंदी व्याकरण का आप लोगों को कैसा लगा बताइए। हिंदी व्याकरण का हमारा ये पहला क्लास आप लोगों को कैसा लगा बताओ बाबू जल्दी से। हिंदी व्याकरण का पहला क्लास कैसा लगा बताइए। हिंदी व्याकरण का ये पहला क्लास आप लोगों को कैसा लगा। हमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया लगा होगा और पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों कल आप लोग वर्ण चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। कल हम आप लोगों को वर्ण पढ़ाएंगे, वर्ण से संबंधित सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो वर्ण से संबंधित चीजों को समझने के लिए कल आप लोग तैयार रहिएगा। फिलहाल आज हम लोग यहाँ पे इस क्लास को खत्म करेंगे और मिलेंगे हम आप लोगों से अगली क्लास में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।